बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा F2 का मॉक 2 है और उसका भी पार्ट 2 है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पहले 20 क्वेश्चंस किए थे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। A company has examined the degree of correlation between advertisement expenditure and sales from available data for a number of period. The correlation coefficient has been calculated as 0.6. How much of variation? This means 60% variation. Question number 22. The concept of economy, efficiency and effectiveness are used in performance measurement. Which of the following describe the concept of efficiency? Efficient process क्या होगा? Output produced compared with objective achieve, ये आपकी effectiveness होगी. Money spent compared with input, money spent compared with objective achieved, input purchase compared with आउटपुट प्रोड्यूस। तो एफिशिएंसी यस, डी ऑप्शन करेक्ट है। इनपुट और आउटपुट को आप जब कंपेयर कर रहे हैं वो आपकी एफिशिएंसी बता रहा है कि आप कितने एफिशिएंट हैं और आपने कितनी इनपुट्स को आउटपुट में प्रोड्यूस किया है। क्वेश्चन नंबर 23. Which managerial process is are used at the end of a financial period when actual results are compared with the budget and action taken? This is the control. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द फॉलोइंग वैल्यूज एंड फार्मूलाज आर एंटर्ड इनटू द सेल विद इन अ स्प्रेडशीट। आपको डिफरेंट सेल्स नज़र आ रहे हैं और हर सेल में इनपुट वैल्यू या फार्मूला भी नज़र आ रहा है। व्हाट नंबर वैल्यू विल बी डिस्प्लेड इन सेल B14? यहाँ पे क्या आएगा ये हमने फाइंड करना है। तो देखें B14 में उसने क्या कहा है, B12। व्हाट इज़ B12? A8 which is the sum of these multiply by B10 multiply by this divided by 3, और उसमें से जब यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 120 माइनस 10 तो इट्स 110। आप इसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? Which of the following could be used to measure the performance of non-profit seeking organization? Financial performance, non-financial performance. तो देखिए उसने पहले कह दिया मोस्टली हम नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं, बट कहता है कुड बी यूज्ड, तो बोथ कुड बी यूज्ड। Which two of the following are examples of inventory holding cost? होल्ड करने की, इन्वेंट्री को होल्ड करने की क्या कॉस्ट होगी? लॉसेस फ्रॉम ऑब्सोलेंस, यस। कॉस्ट ऑफ टेलीफोन कॉल्स टू प्लेस ऑर्डर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरेज इनवर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये परचेजेस में हम ऐड करते हैं कैरेज इनवर्ड। सो ए एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों है? क्योंकि जितनी आपने इन्वेंट्री होल्ड की होती है उसके ऊपर जो आपका कैपिटल इंजेक्ट किया होता है, तो उस पर आप बहुत सारा अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे होते हैं। जो इंटरेस्ट आप अर्न कर सकते हैं आप वो अर्न नहीं कर रहे, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट बनेगा। फिर क्या कहते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई अ फ्लेक्सिबल बजट कैन बी मोर यूजफुल इन कंट्रोल देन अ फिक्स बजट? डायरेक्ट कॉस्ट variances give more meaningful. The budget is designed to change as level of activity changes, yes. Action can be taken to improve adverse variance. तो वहाँ पे उसने फ्लेक्सिबल बजट का है। तो फ्लेक्सिबल बजट क्यों होता है? वो इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि जो जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होगी तो हम असल लेवल ऑफ एक्टिविटी को फ्लेक्सिबल बजट, अगर फिक्स बजट होता है तो हम हो सकता है हमने प्लान बनाया था 10,000 यूनिट का, बट एक्चुअली हमने 12,000 यूनिट प्रोडक्शन की, तो हमें अब प्लान को चेंज करके पहले 12 पे लेके आना है, फिर 12 को आपस में कंपेयर करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि फेवरेबल है कि एडवर्स है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। कहता है व्हाट वाज द टोटल कंट्रीब्यूशन लास्ट पीरियड? क्वेश्चन नंबर 28।
A company manufactures and sells a single product. Last period 6200 units of the product were manufactured and 6100 were sold. तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई 6100 यूनिट्स. सेल कितने का किया है, टोटल रेवेन्यू उसने बता दिया 213500. तो देखें अब हमने क्या बताना है, टोटल कंट्रीब्यूशन. तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, 6100 को आप मल्टीप्लाई करें, प्राइम कॉस्ट कितनी है 19.2 और वेरिएबल कितना है 4.9, इन दोनों को ऐड करें और किससे मल्टीप्लाई करें, 6100 से मल्टीप्लाई करें. यहाँ से आप कॉस्ट को लेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन. ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा ये भी कह सकता है कि 62 की प्रोडक्शन हुई है बट 100 क्लोजिंग भी है, तो इसलिए मैंने नेट करके 61 ले लिया था. तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, 6200 के टोटल जो प्रोडक्शन हुई है वो लें, उसमें से 100 क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करें. अगेन जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 6100 यूनिट की कॉस्ट ही आएगी. तो आपने क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या आएगी 19.2 प्लस 4.9 जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, जस्ट वो वेरिएबल कॉस्ट आएगी. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स are concerned with the bookkeeping entries in a process account in the cost ledger. Are these statements true or false? Abnormal gain is a credit entry? No. In a process account, abnormal gain is a debit entry. Output from the process is a credit entry? Yes. आपने प्रोसेस अकाउंट बनाया होगा, क्रेडिट साइड पे आप लॉस लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे आप ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स लिखते हैं. Next जी, which two of the following are required to calculate a target cost for a product? Competitive market price and desired profit margin. तो आपको पता है ये कौन सी कॉस्टिंग है, टारगेट कॉस्टिंग है. यहाँ पे टारगेट कॉस्ट गैप की हमने बात की थी. हमने कहा था हम अपने कंपेटिटर की जो प्राइस होती है वो लेते हैं और उसमें से अपना जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट है वो माइनस करते हैं, ताकि हमें क्या पता चल जाए, टारगेट कॉस्ट का पता चल जाए. और फिर अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट उससे ज़्यादा या कम है तो हम उसको, उस गैप को क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. An accountant wishes to select a sample of sales invoices to check their accuracy. She wants the sample to be as unbiased as possible. She also wants to ensure that some invoices are chosen from each month of the year. Which method of sampling is most appropriate? तो देखें फोर्थ ऑप्शन रैंडम है, रैंडम हो नहीं सकता. कोटा भी बाइस्ड होता है. कोटा उसने यहाँ पे क्या लफ्ज़ यूज़ किया, अनबाइस्ड. तो अनबाइस्ड, ये तो बाइस्ड होता है ना, हमने पहले से कोटा बना लिया कि ये ही हमने लोग लेने या यहाँ के लोग लेने, तो वो तो बाइस्ड सैम्पलिंग के एग्जांपल है. तो अब हमारे पास रह गया क्लस्टर या स्ट्रैटिफाइड. अब इन दोनों में जो फ़र्क है, जो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है इसमें होमोजीनियस होते हैं, मतलब एक ही तरह की चीज़ें होती हैं, और क्लस्टर में डिफरेंट ग्रुप्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये इन्वाइसेस सेम इन्वाइसेस हैं, एक तरह की हैं, तो हम इसे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं. क्या कहता है जी, व्हाट वाज द एक्चुअल एक्टिविटी एज अ परसेंटेज फॉर लास्ट पीरियड. कैसे निकालेंगे, कहता है a firm uses flex budget, the fixed budget for the last period upon 100% activity and showed direct cost of 50. और आपकी कितनी लगी है 45. ये कितनी आ गई 45 by 50, 90%. Which of the following are replacement costs of labor turnover? Increase wastage due to lack of skills among new employees? Yes. Cost of training new employee? Yes. Low productivity? Yes. 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. Question number 34.
34 में हमें क्या बता रहे हैं जी, प्रोडक्शन ऑफ बैच ऑफ 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट P8 रिक्वायर्स, प्रोडक्शन ऑफ 500, ये बैच कॉस्टिंग की बात कर रहा है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट अप टू 2 डेसिमल्स। तो अब आप देखें, कहता है 40 kg ऑफ M1, तो M1 का रेट क्या है 9.8 मल्टीप्लाई बाय 40, 6 लीटर्स ऑफ M2 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 आवर्स ऑफ ग्रेड 1 मल्टीप्लाई बाय 12। देखिए कितना आसान सा सॉल्व हो गया। 6 ग्रेड 2 6 हो गया। अब आप इन सब को ऐड कर लें। फिर क्या कहते हैं जी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर अब्जॉर्ब्ड एट अ रेट ऑफ 18.5 पर डायरेक्ट लेबर और, तो जितने हमारे लेबर और यूज़ हो रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं 18.5 को। देखो हमारे पास लेबर और कितने यूज़ हो रहे हैं, डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट हैं और ये भी डायरेक्ट हैं, तो 12 प्लस 6 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 18.5। तो ये सारी कॉस्ट जब ऐड हो जाएगी तो देखो यहाँ से कॉस्ट निकाली 1 2 3 4 5 टोटल कॉस्ट। अब हमें निकालनी है पर यूनिट। टोटल कॉस्ट आप लिख देंगे गलत हो जाएगा। अब यूनिट, ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, ये एक पूरे बैच की कॉस्ट है। तो जो टोटल कॉस्ट आ रही है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर 500, तो हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो जस्ट आपने कैलकुलेटर उठाना है। मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं। 9.8 मल्टीप्लाई बाय 40, 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 6, टोटल कॉस्ट प्लस जो प्रोडक्शन ओवरहेड से वो 18.5 पर डायरेक्ट लेबर और थे, तो वो कितने आ रहे हैं 6, 12 प्लस 6 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 18.5। तो सारी कॉस्ट को 1 2 3 4 5, ये 5 कॉस्ट है, इनको ऐड करें, टोटल कॉस्ट आ जाएगी डिवाइडेड बाय 500 नंबर ऑफ यूनिट्स, तो कॉस्ट पर यूनिट। नेक्स्ट, सी को ऑब्जॉर्व एडमिन ओवरहेड्स एट अ रेट ऑफ 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स ये है, इसका 10% आपने ऑब्जॉर्व किया, तो आपने कितना ऑब्जॉर्व किया 18,552। ये आपने ऑब्जॉर्व्ड ओवरहेड्स है, दीज आर ऑब्जॉर्व्ड। बट एक्चुअली कितने हुए 19540, विच मीन्स यू हैव अंडर ऑब्जॉर्व्ड। आपने क्या किया है, अंडर ऑब्जॉर्व किए हैं। तो जब अंडर ऑब्जॉर्व किए हैं तो अब हमें अपने एक्सपेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, और हमसे इसकी क्या पूछ रहा है, डबल एंट्री पूछ रहा है। तो हम अपना एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे। देखें ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। और कितने से 988, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप दोनों का डिफरेंस भी ले लें तब भी 988 ही आएगा। ये आज हमारा सेकंड पार्ट था। इस सेकंड पार्ट में हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं मॉक 2 के, और इससे पहले हमने काफ़ी सारे MTQs कर लिए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो MCQs का कह रहे हैं। तो अब हम इंशाल्लाह हमारे ये सेकंड मॉक के MCQs कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉक 3 स्टार्ट करेंगे जिसके MCQs डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।